यहाँ जिस तरह से पूरे हालात उभर कर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में पिछले 36 घंटे में या 48 घंटे में, वो बेहद हैरान और परेशान कर देने वाले हैं। बिल्कुल इसी बात का डर था। हुआ ये कि हाई कोर्ट को बाकायदा इसमें दखल देना पड़ा। 3 लोगों की मौत हो गई, उनमें 2 लोग कम से कम ऐसे थे जो बाकायदा अपनी आवाज उठा रहे थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स थे, ये सीपीआई के वर्कर्स थे बताया जाता है, और अपनी आवाज उठा रहे थे ये कि इसके खिलाफ कि ये विरोध प्रदर्शन ना हो। ये लोग अपने घरों में मृत पाए गए। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ, सरकारी बस को जलाया गया, एक मॉल को लूटने की कोशिश हुई। इस तरह के वीडियो बरामद हो रहे हैं। ये बात अलग है कि इसमें कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ डॉक्टर करके वीडियो बनाने की कोशिश हो रही है और बांटने की, दिखाने की, फॉरवर्ड करने की व्हाट्सएप के जरिए इस घटना को और बड़ा बताने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। क्या वक्फ कानून में बदलाव करके मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश की गई? जवाब है हाँ। क्या मुसलमानों को इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का अधिकार था? जवाब है हाँ। भारत का संविधान, लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है। क्या मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को हिंसा करने का अधिकार था? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को कानून हाथ में लेने का अधिकार था? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। यहाँ जिस तरह से पूरे हालात उभर कर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में पिछले 36 घंटे में या 48 घंटे में, वो बेहद हैरान और परेशान कर देने वाले हैं। बिल्कुल इसी बात का डर था। इसीलिए तमाम विपक्ष के नेता, तमाम मुस्लिम संगठन और वो लोग जो भारत के लोकतंत्र, उदारवाद और बराबरी के अधिकार में विश्वास रखते हैं, वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे कि वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है और मुसलमान भड़क गए। ये एक ऐसी साजिश है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये कौन लोग हैं? ये नासमझ हैं या मक्कार हैं या चालाक हैं या किसी के हाथ में खेल रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये बिल्कुल हूबहू वही एक तरह का प्लान, एक तरह की योजना है जैसे भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कानून के एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर, यानी इस पूरे कानून के बाद जिस तरह के हालात बनाना चाहती थी, बिल्कुल उसी तरह के हालात बन गए हैं। एक तरह से खिलौना, एक हथियार भाजपा के हाथ में मिल गया है। चुनाव बहुत दूर नहीं है, 1 साल का सिर्फ समय है। 2026 में चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, और उससे पहले जिस तरह से एक के बाद एक हथौड़े की मार पड़ रही है पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है, दूसरे नंबर का राज्य है जहां इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। हर तीसरा व्यक्ति पश्चिम बंगाल में मुसलमान है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी है। मुर्शिदाबाद के जो खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिस तरह से इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, जिस तरह से इन्होंने हिंसा की, जिस तरह से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, जिसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम है। किस तरह से हम देख रहे हैं जो दीवारें खिंच रही हैं, और खासकर उन राज्यों में जहां हमेशा से, दशकों नहीं बल्कि सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ रहते आए हैं, वहां इस तरह की घटिया मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता, कट्टरवाद और हिंसक मानसिकता देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत चिंता देने वाली बात है। अब अगला सवाल ये होगा कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे हालात को समझने में नाकाम रही? जवाब है हाँ। क्या पश्चिम बंगाल की जो खुफिया एजेंसी है, क्या वो हालात को भांपने में नाकाम रही? जवाब है हाँ। क्योंकि खबर इस तरह की मिल रही है कि लगातार, क्योंकि आप जानते हैं वक्फ कानून जो 2 घंटे पहले पास नहीं हुआ, 1 हफ्ते से ज्यादा इस बात को गुजर चुका है, और लगातार लोगों में गुस्सा पनप रहा था। एक तरह से विरोध प्रदर्शन की योजनाएं बनाई जा रही थी। जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं बड़े बड़े पश्चिम बंगाल में, उनसे जुड़े हुए जो युवा हैं और खासकर जो छात्र हैं, उनके संगठन लगातार नजदीक आ रहे थे और प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे कि वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो क्या कर रही थी जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है? सवाल नंबर 1, पश्चिम बंगाल की जो खुफिया एजेंसियां हैं जो ममता बनर्जी के मातहत काम करती हैं, आखिर वो क्या कर रही थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको समझना जरूरी है, जिनका जवाब जानना जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि किस तरह से इस पूरे हालात को हाथ से बाहर जाने दिया, और अब भाजपा जिस तरह से इसको इस्तेमाल कर रही है। मैंने आपको बताया कि 1 साल का सिर्फ समय है, अगले साल वहां पर चुनाव होना है। उससे ठीक पहले, क्योंकि आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूं मैं कि अभी 2 महीने पहले, फरवरी के महीने में जो सर्वे कराए गए थे बड़े बड़े, उन सर्वे में से जो पश्चिम बंगाल के लिए सर्वे आया था वो ये था, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर, कि ममता बनर्जी का जो सपोर्ट बेस है
जो लोग उनको समर्थन करते हैं वो टस से मस नहीं हुआ है। भाजपा को 1% वोट ज्यादा मिल रहा है, यानी कि दोनों जो पार्टियां हैं, वो पार्टी जो विपक्ष में है और जो पार्टी जो सत्ता पक्ष में है, दोनों के जो फिलहाल सपोर्ट बेस है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी भावनाओं को झेलने के बावजूद ममता बनर्जी एक बड़े ही स्ट्रांग और बहुत ही मजबूत नेता के तौर पर उभर रही हैं। इस राजनीति पर मैं जरा सी देर में आती हूँ, लेकिन इस पूरी हिंसा को जरूर समझ लीजिए, जिसको एक एक करके समझना जरूरी है कि जो लापरवाही सरकार की हुई है, जैसे मैंने कहा कि ये जरूरी है कि ये अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय है पश्चिम बंगाल का और खासकर जो मुर्शिदाबाद का है, उसकी घनघोर निंदा होनी चाहिए, घनघोर आलोचना होनी चाहिए, और ये आलोचना पश्चिम बंगाल सरकार की भी होनी चाहिए। मैंने कल ही कार्यक्रम किया था और आपको बताया था कि कैसे करनी सेना के जो गुंडे हैं वो जो उत्पात मचा रहे थे, जो उन्होंने सरकारी संपत्ति को अपने बाप की जागीर समझकर जिस तरह से तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो कानून अपने हाथ में ले रहे थे, मजाक उन्होंने बनाया पूरे कानून व्यवस्था का, वही काम मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने किया। करनी सेना के लोगों का आतंक और उत्पात, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था मैंने जब आपको इससे पहला जब वीडियो शो आपने देखा। मैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल इन कट्टरपंथियों के लिए भी करना चाहूंगी जो धार्मिक नारे लगा रहे थे, संविधान और कानून से जुड़े नहीं, भारत के लोकतंत्र से और लोकतंत्र में जो आम नागरिक को अधिकार मिलता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसके दायरे में नहीं, बल्कि मजहबी नारे लगाकर एक तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की जो घटिया निचले स्तर की जो हरकत उन्होंने की है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। और किस तरह से मैं कह रही हूं कि सरकार की लापरवाही, मैंने कहा उन्हीं उसी शब्दावली का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी। और हुआ ये कि हाई कोर्ट को बाकायदा इसमें दखल देना पड़ा। 3 लोगों की मौत हो गई, उनमें 2 लोग कम से कम ऐसे थे जो बाकायदा अपनी आवाज उठा रहे थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स थे, ये सीपीआई के वर्कर्स थे बताया जाता है, और अपनी आवाज उठा रहे थे ये कि इसके खिलाफ कि ये विरोध प्रदर्शन ना हो। ये लोग अपने घरों में मृत पाए गए। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ, सरकारी बस को जलाया गया, एक मॉल को लूटने की कोशिश हुई। इस तरह के वीडियो बरामद हो रहे हैं। ये बात अलग है कि इसमें कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ डॉक्टर करके वीडियो बनाने की कोशिश हो रही है और बांटने की, दिखाने की, फॉरवर्ड करने की, व्हाट्सएप के जरिए इस घटना को और बड़ा बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये घटना छोटी है। यहाँ मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे एक व्यक्ति की जान गई, 3 की या 30 की, कानून के राज को चुनौती दी गई है, कानून के राज को कमजोर किया गया है, और उसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी हर कोने से, चारों तरफ से ममता बनर्जी के ऊपर है। ममता बनर्जी जो अपने आप में इतनी मजबूत नेता मानी जाती हैं, ये पूरे आप ही सोचिए कि मैंने आपको बताया कि कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है उसको इसमें दखल देना पड़ा, और 12 अप्रैल से यहाँ पर जो है वो सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई हैं। और इसके अलावा क्योंकि जाहिर है सेंट्रल फोर्सेस तब लगाई जाती हैं, माना जाता है कि स्टेट का यानी राज्य की सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, इसके लिए जरूरत है, यानी कि उनके कंट्रोल से बाहर बात चली गई है, और इसलिए जरूरी था कि अब जो केंद्रीय बल है वो यहाँ पर आए। मोबाइल का इंटरनेट भी बंद किया गया। इसके अलावा जो कहा गया कि ताकि व्हाट्सएप के जरिए जिस तरह की वीडियोस और जिस तरह की सूचनाओं को, अफवाहों को, झूठ को बल मिल रहा था, उस पर काबू लगाना बहुत जरूरी था। तो ये जंगीपुर जो जगह है, यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हुई और इसी से पूरा ये बवाल शुरू हुआ। यहाँ पर लोग जब इकट्ठा हो रहे थे, यहाँ सवाल यही पैदा होता है, और बार बार मैं ये जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर डालना चाहती हूँ, सरकार के ऊपर डालना चाहती हूँ कि जब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, उस तादाद से ज्यादा जिस तादाद को पुलिस हैंडल कर सकती थी, ये बसों पर, ट्रकों पे चढ़ के लोग इस तरह का बवाल क्यों मचा रहे थे? क्यों नहीं एक साइलेंट प्रोटेस्ट हो सकता था? क्यों नहीं ये विरोध प्रदर्शन शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन हो सकता था? क्यों नहीं किसान जो 1 साल से ज्यादा दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डर्स पर हजारों की तादाद में, 1, 2, 4 दिन नहीं, 1 साल से ज्यादा इन किसानों ने दिखाया कि कैसे सरकार को चुनौती दी जाती है। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी चुनौती 2 जो समूह है उन्होंने दी। शाहीन बाग की वो बेमिसाल और शानदार औरतें जो 100 दिन धरने पर बैठी, सबसे भारत का जो कमजोर तबका है उनमें से एक शाहीन बाग की वो औरतें सत्ता को चुनौती दे रही थी, लेकिन कभी कोई हिंसा नहीं हुई, कोई पत्थर नहीं चला, कोई डंडा नहीं चला, किसी गाड़ी में या किसी पुलिस के ऊपर कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी संपत्ति को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ना तो शाहीन बाग की औरतों ने और ना ही भारत के हमारे किसानों ने। तो क्यों आखिर मुर्शिदाबाद के कट्टरपंथी हिंसक लोग इन्होंने क्यों ये सब करने की कोशिश की? और मैंने जैसे आपको बताया कि पत्थरबाजी की घटना हुई, पहले से ये पता था कि लोग इकट्ठा हो
रहे थे, लेकिन कोई भी पुलिस ने तैयारी नहीं की। और मैंने ये भी बयान सुना एक व्यक्ति का, जिसको बार बार फॉरवर्ड करने की कोशिश हो रही है। एक व्यक्ति का विचार हो सकता है, मुझे नहीं पता मुर्शिदाबाद में या पश्चिम बंगाल में कितने मुसलमान इस तरह से सोचते हैं कि जो ममता बनर्जी हैं वो हमारे ऊपर निर्भर हैं, हम उनके ऊपर निर्भर नहीं हैं, हम उनके ऊपर एहसान करते हैं, वो हमारे ऊपर एहसान नहीं करती। तो मैंने आपको बताया कि हजारों छात्र और जो युवा थे अल्पसंख्यक संस्थानों के, वो जमा हुए। उन्होंने हाईवे 12 को जाम किया, जो कि उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच संपर्क स्थापित करता है, उसको भी प्रभावित करने का उन्होंने यहाँ पर काम किया। इसके अलावा पुलिस की, मैंने आपको बताया कि तमाम बसों को उसको नुकसान पहुंचाया गया। इस सब के दौरान अच्छी बात ये हुई है कि 138 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या दबाव की वजह से कहीं गलत लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया ये पुलिस की। अब जो गलती उनसे हुई, जो घोर अपराध हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब समझना बहुत जरूरी है कि वही लोग जिन्होंने इस घटना को, इस अपराध को अंजाम दिया है, उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए। 138 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। ममता बनर्जी ने यह बयान भी जारी किया, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें वो ये कह रही हैं किसी भी तरह के खराब जो बर्ताव है उसमें शामिल ना हो मजहब के नाम पर लोग। और उन्होंने ये भी जब साफ तौर पे ये कह दिया कि वो इस कानून का, यानी वक्फ के कानून में जो बदलाव हुआ है वो उसका समर्थन नहीं करती, ये कानून लागू नहीं किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो विरोध प्रदर्शन, वो भी हिंसक विरोध प्रदर्शन, अगर आपको करना भी था तो आप पट्टी बांध लेते, अपने हाथ में काली पट्टी बांधते, या सर पे काली पट्टी बांध लेते, या खामोश सत्याग्रह करते। गांधी जी को देखते कैसे उन्होंने अंग्रेजों की चुनौती के सामने, उस बर्बर हुकूमत के सामने, बरतानवी हुकूमत के सामने किस तरह से साइलेंट प्रोटेस्ट करके, किस तरह से अहिंसक विरोध प्रदर्शन करके बरतानवी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था। कुछ तो कम से कम सीखा होता। ममता बनर्जी यहाँ पर साफ तौर पर ये कह रही है। लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिलहाल टीएमसी से ही निकल के आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि पूरे तरीके से ये इसको रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी कि धार्मिक तौर पर सताने की कोशिश हो रही है। और इस सबको, इस विरोध प्रदर्शन को हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ दर्शाने की और दिखाने की कोशिश हो रही है। आप ये देखिए कि किस तरह से ट्विस्ट देकर इसको, किस तरह से इसको षड्यंत्र बनाकर बताने की कोशिश हो रही है कि पश्चिम बंगाल में, मैंने आपको बताया था कि हर तीसरा व्यक्ति वहां मुसलमान है, 1/3 आबादी मुसलमानों की है, लेकिन फिर भी 2/3 आबादी गैर मुस्लिम या हिंदुओं की है। लेकिन उसके बावजूद भी 2/3 लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि वो निशाने पर हैं, ये उनके खिलाफ है। मैंने पिछले कई मिनटों में आपको बताया कि किस तरह से मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, आलोचना और निंदा करती हूँ। लेकिन क्या वाकई ये जो मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या हिंदू धर्म के लोगों को रिलीजियस तौर पर, धार्मिक तौर पर प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे थे? मैं इस सवाल का जवाब आपके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। इसके अलावा वायर की रिपोर्ट, सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं, उनको भी बता रही है। वायर की रिपोर्ट कहती है कि उनका भी नाम इसमें आ रहा है। वो भी ये जो विरोध प्रदर्शन था, इसके एक तरह से एक नायक के तौर पे या खलनायक के तौर पर उभर रहे हैं, कि उनका भी नाम आ रहा है। और इससे पहले भी कई भड़काऊ बयान वो दे चुके हैं। ये वायर की रिपोर्ट ये कहती है, जरूर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या ममता बनर्जी सरकार में इस तरह के लोग हैं जो खुद अपने राज्य का जो अमन चैन है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई वो बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये समझिए आप कि ममता बनर्जी एक ऐसी नेता हैं, इतनी जुझारू नेता हैं, वो स्ट्रीट फाइटर हैं। उन्होंने जिंदगी में एक चीज नहीं सीखी है, वो है हारना। उन्होंने एक चीज नहीं सीखी, वो है झुकना। मुझे याद है, मैंने पिछले कई चुनाव में, लोकसभा चुनाव भी और राज्यसभा चुनाव भी, पश्चिम बंगाल में जाकर उसको कवर किया है। और जिस तरह की फॉलोइंग मुझे नजर आती है ममता बनर्जी की, जिस तरह से प्रशासन पे उनका पूरा, एक तरह से मैं कहूंगी, पूरा कब्जा है और पूरा कंट्रोल में, नियंत्रण में उनके सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। ये उनका जुनून है, यही उनका जीवन है। एक ऐसी नेता जिसको तोड़ने की कोशिश की गई है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पास सत्ता की वो ताकत है, जिसके आगे बड़े बड़े नेताओं ने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे ही दौर में 15 साल से ममता बनर्जी जिस तरह से कब्जा बनाए हुए हैं, अपने किले को बचाए हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। ममता बनर्जी ने कोई शीश महल नहीं बनाया है। ममता बनर्जी किसी वंशवाद के जरिए यहाँ नहीं आई है। सेल्फ मेड, खुद से बनी हुई, अपनी
अपने पैरों पे खड़ी हुई एक ऐसी नेता जिसने एक जनरेशन में ये करके दिखाया कि किस तरह से वो इतने बड़े स्टेट की इतनी बड़ी या सबसे बड़ी नेताओं में जो इतिहास है पश्चिम बंगाल का, उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता बन गई हैं। इतिहास में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। एक महिला जिसने पूरे स्टेट को बेहतरीन तरीके से संभाल के रखा, महिलाओं को आवाज दी, महिलाओं को सुरक्षा दी, महिलाओं को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन क्या ममता बनर्जी को कमजोर करने की एक कोशिश, क्या ममता बनर्जी के अंदर भी ये कमजोरी है कि वो ये सोच रही हैं कि मुसलमानों में जो बड़ी तादाद है वो उनको वोट देती है? क्या वो भी योगी आदित्यनाथ की तरह, जिन्होंने करनी सेना के लोगों को और हौसला अफजाई की, उनके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया, क्या ममता बनर्जी भी यही सोच रही थी कि अगर वो कदम उठाती हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय है पश्चिम बंगाल का, तो उनका जो वोट बैंक है वो कमजोर हो जाएगा?